गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस को हिंदी में कहते हैं कलाबद्ध स्रोत। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। मान लीजिए दो सोर्स ऑफ लाइट है, एक S1 है और एक S2 है। S1 इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। S1 क्या है? लाइट का एक पॉइंट सोर्स है, और S2 भी क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यह दोनों सोर्स से मान लो वेव निकल रहा है, इससे भी वेव निकल रहा है और इससे भी वेव निकल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इससे जो वेव निकल रहा है इसका एम्पलीट्यूड है A1, और इससे जो वेव निकल रहा है इसका एम्पलीट्यूड है A2, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। इसका फ्रीक्वेंसी है ω1 और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ω2। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि यहां से जो वेव निकला यह कितने फेज पे निकला? φ1, और यह कितने फेज पे निकला? φ2। इसका मतलब φ1 इनिशियल फेज है और φ2 इनिशियल फेज है S2 सोर्स का। ठीक है, तो फिर से देखिए S1 एंड S2। ये S1 S2 क्या है? प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश का बिंदु स्रोत। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। S1 और S2 यह दोनों क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और दोनों सोर्स से क्या निकल रहा है? लाइट वेव निकल रहा है। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और जो इनिशियल फेज है दोनों का वो भी डिफरेंट है। तो पहले सोर्स S1 के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? वेव जो निकल रहा है इस वेव का इक्वेशन होगा y1 इक्वल टू A1 साइन ω1t प्लस φ1। ये पहले सोर्स से निकले वेव का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव फ्रॉम फर्स्ट सोर्स। और सेकेंड सोर्स से जो वेव निकल रहा है उसका इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? y2 इक्वल टू A2 साइन ω2t प्लस φ2। यह दोनों देख रहे हैं, इसका इनिशियल फेज कितना है? φ1, और इसका इनिशियल फेज है φ2। क्लियर है? तो यह दोनों इक्वेशन मेरा मिल गया। ये पहले सोर्स का इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड सोर्स का इक्वेशन हो गया। दोनों का फेज देखिए, पहले इक्वेशन का जो फेज है वो फेज कितना है? Δ1। फेज है ω1t प्लस φ1। ठीक है, दूसरे इक्वेशन का फेज कितना है? Δ2 इक्वल टू ω2t प्लस φ2। क्लियर है? दोनों का अगर हम फेज डिफरेंस निकालें, मतलब Δ1 में Δ2 को अगर हम घटा दें तो जो डेल्टा आएगा, ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा निकला फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, बिटवीन द टू वेव्स। ये निकला हमारा दोनों तरंगों, टू वेव्स का मतलब दोनों तरंगों के बीच कलांतर। डेल्टा को क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? ω1t माइनस ω2t प्लस φ1 माइनस φ2। ये हमारा क्या निकल गया? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। पहले वेव का फेज कितना है? Δ1 है, जिसका वैल्यू है ω1t प्लस φ1, और दूसरे वेव का फेज है Δ2 जिसका वैल्यू है ω2t प्लस φ2। तो दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? Δ1 में Δ2 को घटा देते हैं। तो ω1t प्लस φ1 में घटा देंगे ω2t प्लस φ2 को। घटाने के बाद हमारा ये मिलेगा, इसमें देख रहे हैं t कॉमन है, तो ये मिल गया ω1 माइनस ω2 प्लस φ1 माइनस φ2। ठीक है, ये φ1 माइनस φ2 क्या है? ये φ1 माइनस φ2, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ये φ1 था पहले वेव का इनिशियल फेज, और φ2 है दूसरे वेव का इनिशियल फेज। तो φ1 माइनस φ2 क्या हो गया? इनिशियल फेज का डिफरेंस हो गया, यानी यह निकला दोनों तरंगों के बीच का आरंभिक कलांतर। ठीक है, ये इनिशियल फेज डिफरेंस है, और ये डेल्टा क्या है? ये फेज डिफरेंस है। ये किसी t टाइम पर ये फेज डिफरेंस निकला।
अब देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, कोहेरेंट सोर्स। ध्यान से देखिए, ये S1 और S2 ये दोनों पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। यह दोनों सोर्स कोहेरेंट कब होगा, यानी S1 और S2 को हम कब कहेंगे कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होगा। तो दो सोर्स कोहेरेंट तब होता है जब उससे निकलने वाले वेव, देख रहे हैं ये दोनों वेव जो निकल रहा है, उसका जो उस दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है यानी डेल्टा जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम के साथ। अगर दो सोर्स से निकलने वाले वेव के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, मतलब टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उस दोनों सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है। फिर से समझिए कोहेरेंट सोर्स क्या है। S1 और S2 ये दो सोर्स ऑफ लाइट है। ये दोनों कोहेरेंट तब होगा जब इनके वेव के बीच का, यानी इससे जो वेव निकल रहा है तो दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट विथ टाइम। क्लियर हुआ? अब फिर से बताते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या है। दो सोर्स को कोहेरेंट तब कहेंगे, दो सोर्स को कलाबद्ध तब कहते हैं जब दोनों के कला यानी फेज का जो डिफरेंस है वो टाइम के साथ क्या रहे, कांस्टेंट। अब यहां पर देख लेते हैं, यह दोनों इक्वेशन है दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मेरा टी टाइम पे कितना निकला है, डेल्टा का वैल्यू निकला है टी इंटू ω1 माइनस ω2 प्लस φ1 माइनस φ2, जहां φ1 माइनस φ2 क्या है, ये इनिशियल फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच का, ठीक है, और ये डेल्टा है फेज डिफरेंस। अब जानिए कि यह दोनों सोर्स S1 और S2, ये जो सोर्स S1 S2 है ये कोहेरेंट तब होगा जब इसके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहे, कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए इक्वेशन को, ये जो डेल्टा का इक्वेशन मिला है, मतलब इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये डेल्टा कांस्टेंट कब रहेगा, डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो टाइम जैसे ही बदल जाएगा, टाइम तो चेंज होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेल्टा होगा, यानी ये डेल्टा वेरी करेगा टाइम के साथ। तो यहां तो डेल्टा को क्या रखना है, कांस्टेंट। सोर्स कोहेरेंट कब कहलाएगा, जब डेल्टा कांस्टेंट हो। तो बताइए कोहेरेंट सोर्स होने के लिए ये वाला जो टर्म है, ये इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। अगर ये टर्म जब तक रहेगा तब तक डेल्टा कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये टर्म 0 कर देते हैं तो हमारा डेल्टा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टर्म को 0 करते हैं, ω1 माइनस ω2 इंटू टी को अगर हम 0 कर देते हैं, मतलब ये टर्म को एकदम से गायब कर देते हैं, तो तब इसके लिए क्या होगा, इसको सॉल्व करिए। ω1 माइनस ω2 बराबर, टी को इधर ले आइए तो 0/t 0, तो इससे क्या मिलेगा, ω1 बराबर ω2। क्लियर है? अब फिर से आते हैं, अगर ω1 और ω2 यानी दोनों सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, ω1 और ω2 बराबर हो जाए, तो यहां पर अगर ω1 ω2 बराबर हो जाए तो ये घट कर कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म 0 हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू क्या मिल गया, डेल्टा का वैल्यू हमको मिल गया, डेल्टा इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा का वैल्यू क्या मिल गया, φ1 माइनस φ2। अब बताइए ये डेल्टा कांस्टेंट कब रहेगा, जब φ1 माइनस φ2 कांस्टेंट रहे, φ1 माइनस φ2 कांस्टेंट। तो पहला कंडीशन ये मिला और दूसरा कंडीशन मिला φ1 माइनस φ2 क्या रहे, कांस्टेंट। तो दो सोर्स कोहेरेंट कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या मिल गया हमारा, दो सोर्स कोहेरेंट कब होगा, जब दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम रहे, यानी ω1 और ω2 क्या रहे, सेम, और दोनों सोर्स का जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। अगर ये दो कंडीशन होगा तो दोनों सोर्स कोहेरेंट कहलाता है। इस बात को हम फिर से एक बार समझते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेस यानी कलाबद्ध स्रोत। इसका डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। हम लोग पहले ये जानेंगे कोहेरेंट सोर्स कहते किसको है, फिर ये हम लोग निकालेंगे कंडीशन कि दो सोर्स कोहेरेंट कब होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझेंगे, डिफिनेशन क्या है, कोहेरेंट सोर्स कहते किसको है, और फिर ये समझेंगे कि कोहेरेंट सोर्स होने के लिए यानी दो सोर्स कोहेरेंट होने के लिए क्या कंडीशन है।
टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट, दो सोर्स कोहेरेंट होंगे इफ वेव्स इमिटेड बाय देम हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी दो स्रोत कलाबद्ध होंगे, कोहेरेंट होंगे यदि उनसे उत्पन्न तरंगों के बीच का कालांतर यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। किसके साथ? टाइम के साथ। फिर से समझिए, दो सोर्स कोहेरेंट कब होता है? जब दोनों सोर्स से निकलने वाले वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, यानी चेंज नहीं हो। तो ये तो कोहेरेंट सोर्स का डिफिनेशन है। कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। एट एनी टाइम लेट द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर, मान लीजिए किसी टाइम टी पर दो वेव का इक्वेशन है। ये पहला इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाई 1, और ये दूसरा इक्वेशन है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t 2 प्लस फाई 2, जहां फाई 1 इनिशियल फेज है पहले वेव का, फाई 2 इनिशियल फेज है दूसरे वेव का। और ये दोनों वेव का जो इक्वेशन देख रहे हैं, यह दोनों वेव कहां से निकला? दो अलग अलग सोर्स से। पहला वेव निकला S1 सोर्स से और दूसरा वेव निकला S2 सोर्स से। क्लियर है? अब देखिए, दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस डेल्टा है वो डेल्टा कितना आएगा? पहले वेव का फेज है ओमेगा 1t प्लस फाई 1 और दूसरे वेव का फेज है ओमेगा 2t प्लस फाई 2। इस दोनों को अगर हम घटा दें तो दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है यानी कालांतर जो है वो कितना आ गया? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t प्लस फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, ये हमारा निकल गया फेज डिफरेंस। अब सोचिए, दो सोर्स कोहेरेंट कब होगा? जब ये डेल्टा कांस्टेंट रहे। लेकिन डेल्टा कांस्टेंट कब होगा? जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक ये टर्म रहेगा, ये टाइम है ना इसमें, ये टी देख रहे हैं, टी का मतलब टाइम होता है, तो जब तक ये टर्म रहेगा डेल्टा जो है वो टाइम के साथ चेंज होते जाएगा। लेकिन हमको डेल्टा को क्या रखना है? कांस्टेंट, तभी तो सोर्स कोहेरेंट होगा। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए डेल्टा कांस्टेंट होना चाहिए, और डेल्टा कांस्टेंट कब होगा? जब पहला टर्म जीरो हो जाए, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू ये टी देख रहे हैं, ये बराबर क्या हो जाए? जीरो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। और दूसरा क्या होना चाहिए? ये जो फाई 1 माइनस फाई 2 है इसको कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, तो अब सोचिए जरा, अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हो जाए, यानी दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी बराबर हो, तो ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। और अगर फाई 1 माइनस फाई 2 कांस्टेंट हो जाए तो डेल्टा का वैल्यू क्या मिलेगा? ये तो जीरो हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू मिला फाई 1 माइनस फाई 2, जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो बताइए, डेल्टा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब सोर्स कोहेरेंट हो गया। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए डेल्टा कांस्टेंट होना चाहिए, और डेल्टा कांस्टेंट होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और दूसरा, इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए यहां पर नीचे में लिखे हुए हैं, हेंस टू सोर्सेस विल बी कोहेरेंट। दो सोर्स कब कोहेरेंट होगा? इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर दो सोर्स कोहेरेंट होगा कब? जब दोनों सोर्स से निकलने वाले वेव का फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी ये ओमेगा सेम हो। चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक है, एंड हैव ए कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, और उसका आरंभिक कालांतर क्या रहे? कांस्टेंट। अतः दो स्रोत कलाबद्ध होंगे यदि उनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान हो और उनका आरंभिक कालांतर कांस्टेंट हो। क्लियर है? तो डिफिनेशन क्या हो गया कोहेरेंट सोर्स का? कोहेरेंट सोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? दो सोर्स है S1 एंड S2। ये दोनों कोहेरेंट कब होगा? जब इन दोनों से निकलने वाले वेव के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। बताइए, कोहेरेंट सोर्स किसको कहेंगे? दो सोर्स कोहेरेंट होता है जब उनसे निकलने वाले वेव के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। ये तो था डिफिनेशन। ठीक है, अब कंडीशन। कोहेरेंट सोर्स होने के लिए
क्या कंडीशन है? पहला, दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए मतलब कलर सेम होना चाहिए, यानी पहले सोर्स से अगर रेड कलर का लाइट निकल रहा है तो दूसरे सोर्स से भी रेड कलर का लाइट निकलना चाहिए, क्योंकि लाइट का जो कलर होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर दो सोर्स कोहेरेंट कब होगा? जब डेल्टा कांस्टेंट होगा। और डेल्टा कांस्टेंट कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी सेम हो यानी कलर सेम हो। और दूसरा कंडीशन क्या है? जो φ1 माइनस φ2 है, जिसको हम मान लेते हैं डेल्टा फाई, इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल फेज डिफरेंस। ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो बताइए, दो सोर्स कोहेरेंट होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है? तो दो कंडीशन है, यह दोनों कंडीशन होगा तभी सोर्स कोहेरेंट होगा। किसी एक कंडीशन के होने पर कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाएगा। कंडीशन है कि दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो यानी कलर सेम हो और दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। डिफिनेशन है कोहेरेंट सोर्स का, दो सोर्स कोहेरेंट होगा यदि उसके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। ठीक। और कोहेरेंट सोर्स होने के लिए कंडीशन क्या है? कि दो सोर्स है वो कोहेरेंट कब होगा? तो जब डेल्टा कांस्टेंट होगा। लेकिन डेल्टा कांस्टेंट कब होगा? उसके लिए कंडीशन है फ्रीक्वेंसी सेम हो और इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो इस कंडीशन को भी याद रखेंगे, डिफिनेशन को भी याद रखेंगे। अब आगे जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एस है जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक। यह प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है। जब इससे लाइट वेव निकलता होगा तो एक साथ हजारों करोड़ों लाइट वेव निकलता होगा, चारों दिशा में लाइट वेव निकलता होगा, बहुत सारा लाइट वेव निकलता होगा एक साथ। ऐसा तो नहीं कि दो ही लाइट वेव निकलता होगा, एक साथ करोड़ों लाइट वेव निकलता है। लेकिन हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कि एक साथ 5 लाइट वेव निकला, 1 2 3 4 5। ये देख रहे हैं 5 लाइट वेव ये एक साथ निकला। इस 5 लाइट वेव जो एक साथ निकला इसको पहला सेट कहते हैं, 1 सेट। एक सेट में कितना लाइट वेव निकल रहा है? 5 लाइट वेव। ऐसे एक्चुअल में तो करोड़ों अरबों खरबों निकलता है लाइट वेव, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट सोर्स से लाइट वेव जो लगातार निकल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट सोर्स से क्या निकल रहा है? लाइट वेव, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में लाइट को वेव माना गया। अगर हम रे ऑप्टिक्स का बात करें तो पॉइंट सोर्स एस से वेव नहीं रे निकल रहा है, जो चारों डायरेक्शन में निकल रहा है। और कितना रे निकल रहा है? करोड़ों रे निकल रहा है, करोड़ों रेस। इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेस आर इमिटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स एट ए टाइम। लगातार इससे क्या निकल रहा है? रे निकल रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या है? वेव ऑप्टिक्स में है। तो मान लीजिए ये एस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और इससे एक साथ 5 वेव निकला। वास्तव में फिर से ध्यान दीजिए, वास्तव में इससे करोड़ों वेव निकल रहा है, लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं? 5 वेव। तो 5 वेव जो एक साथ निकला इसको 1 सेट मानते हैं, पहला सेट। जैसे ये 5 वेव एक साथ निकला, ध्यान रखिए एक साथ जितना भी वेव निकलेगा सब सेम फेज पे निकलेगा। ठीक है। मान लीजिए पहला वेव निकला 30 डिग्री फेज पे, तो दूसरा वेव कितने फेज पे निकलेगा? 30। ये इनिशियल फेज। कोई भी वेव जब किसी सोर्स से निकलता है तो वो किसी फेज पे निकलता है। जैसे स्टैंडर्ड वेव का इनिशियल फेज 0 माना जाता है, याद है ना? y बराबर a sin ओमेगा टी, उसका इनिशियल फेज क्या रहता है? 0। जैसे जनरल वेव है y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई का मान 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियल फेज इंपॉर्टेंट चीज है। जब किसी सोर्स से एक साथ मान लीजिए 5 वेव निकला तो पांचों सेम फेज पे निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। एक साथ निकलने वाले सभी तरंगों का इनिशियल फेज सेम रहता है, क्लियर है? लेकिन जैसे ही ये आगे निकल गया उसके बाद फिर दूसरा सेट निकलेगा जिसमें 5 वेव होगा। ये जो एस है, इस एस से 5 वेव निकल के आगे बढ़ गया, जैसे ही आगे बढ़ा फिर 5 वेव निकलेगा। तो ये जो 5 वेव निकलेगा ये चारों डायरेक्शन में फैलेगा, ये सेकंड सेट हो गया। इस पांचों वेव का फेज फिर सेम रहेगा। इनिशियल फेज जो होगा वो जो निकल रहा है, वेव तो लगातार निकल रहा है, तो पहला 5 वेव निकल गया यानी पहला सेट निकल गया, सबका फेज कितना है? 30। दूसरा सेट जब निकलेगा तो यह भी सेम फेज पे निकलेगा, लेकिन इससे डिफरेंट होगा। ये 30 पे निकला तो हो सकता है ये 10 पे निकला हो। ये पांचों वेव कितने पे निकला? 10 डिग्री पे, सबका इनिशियल फेज 10 है। फिर मान लीजिए ये दूसरा सेट भी निकल के आगे बढ़ गया, फिर तीसरा सेट निकला 5 वेव का, ये थर्ड सेट निकल गया, तो
तो तीसरा सेट जब निकलेगा तो ये मान लीजिए हो सकता है 80 डिग्री फेज पे निकल जाए। अब यहां पर देखिए दो चीज आपको समझना है। पहला, किसी सोर्स से जब लाइट वेव निकलता है तो एक साथ बहुत सारा वेव निकलता है और सारा वेव सेम फेज पे निकलता है। वो जब पहला सेट जब आगे निकल के बढ़ जाता है तो फिर दूसरा सेट निकलता है, फिर ये निकलेगा, फिर थर्ड सेट निकलेगा। किसी भी एक सेट में जितना भी तरंग है, जितना भी वेव है, सबका इनिशियल फेज सेम रहता है। लेकिन किसी भी दो सेट का जो इनिशियल फेज है वो एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा। और कितना रहेगा इसको जानने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि सोर्स से जब लाइट वेव निकलता है तो रेंडमली निकलता है और बहुत तेजी से निकलता है। मतलब जब पहला सेट निकला, ये 5 वेव का पहला सेट निकला, उसके बाद दूसरा सेट निकला होगा, उसके बाद तीसरा सेट, तो क्या ये रुक रुक कर निकलता है? मतलब पहला सेट जैसे निकल गया, उसके 1 घंटे के बाद दूसरा सेट तो नहीं निकलेगा। ये लगातार निकलता है, एकदम फास्ट निकलता है, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो इतना फास्ट निकलता है कि 1 सेकेंड में ऐसा ऐसा अरबों खरबों सेट निकलता है। समझ लीजिए, सिर्फ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 सेट नहीं, 2 सेट नहीं, 3 सेट नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों सेट निकलता है। मतलब लगातार ये सेट निकलते रहता है। और सेट जो निकलता है तो कितने फेज पर निकल रहा है? जैसे ये निकल रहा है 30 डिग्री फेज पर, ये सेट 10 डिग्री फेज पे निकल रहा है, ये सेट 80 डिग्री पे निकल रहा है। तो सारा, तो ये जो फेज है इसको जानने का कोई रूल नहीं है। नो रूल टू नो द इनिशियल फेज ऑफ ए सेट। किसी एक सेट का इनिशियल फेज क्या होगा इसको जानने का कोई नियम नहीं है। पहला सेट निकला 30, दूसरा 10, तीसरा 80, हो सकता है चौथा 0 डिग्री सेट पे निकले, पांचवा जो निकले वो 10 डिग्री पे निकले, छठा 20 पे निकल जाए, सातवां फिर 5 डिग्री पे निकल जाए, आठवां डायरेक्ट 90 पे निकल जाए। तो लगातार जो सेट हमारा निकल रहा है उसका जो फेज है वो रेंडमली चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? रेंडमली, यादृच्छा रूप से चेंज होता है। ये किसी नियम पर बंधा हुआ नहीं होता है, ये अपने नियम पर चलता है, इसका कोई रूल नहीं है। ये मनचाहा नियम से निकलता है, कभी 30, कभी 10, मन हो जाएगा तो 90, फिर अगला सेट निकलेगा 40, फिर अगला सेट 60, कोई 70, कोई 10, कोई 0, कोई 1, कोई 2। तो किसी भी फेज पे ये निकल सकता है। ये रेंडमली निकलता है, मतलब बिना किसी नियम के निकलता है, लगातार ये चेंज होते रहता है इसका फेज। क्लियर है? तो ये जानिए। Two independent light sources cannot be coherent. दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कलाबद्ध नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस, यानी दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत, कैन नॉट बी कोहेरेंट, कलाबद्ध नहीं हो सकते। सवाल है क्यों? क्यों नहीं हो सकते? तो कोहेरेंट, दो सोर्स कोहेरेंट कब होता है? मान लीजिए S1 एक सोर्स है और S2 एक सोर्स है, ठीक है। ये कोहेरेंट होगा कब? जब इसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। लेकिन इसके लिए कंडीशन, दो कंडीशन था। पहला, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और दूसरा, इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। अगर यह दो कंडीशन होगा तभी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा और तभी सोर्स कोहेरेंट होगा, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी कलर सेम हो, और इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। अब आते हैं, मान लीजिए दो अलग अलग सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग सोर्स। मान लीजिए ये हमारा एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है S1, ये सोर्स ऑफ लाइट है। कोई भी जो बल्ब होता है वो सोर्स ऑफ लाइट है, और अगर बल्ब छोटा हो तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। और ये S2 है, ये भी एक छोटा सा बल्ब है,
यह भी एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर है? अगर दोनों सोर्स से सेम कलर का लाइट निकल रहा, मान लो इससे भी रेड कलर का लाइट निकल रहा है, इससे भी रेड कलर का लाइट निकल रहा है, तो सेम कलर होने का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? अब देखिए, फ्रीक्वेंसी तो सेम हो गया, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो हमारा डेल्टा कांस्टेंट होगा, यानी सोर्स क्या होगा? कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए ये दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम यानी कलर सेम, और दूसरा कंडीशन क्या है? इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो यहां पर दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, दोनों बल्ब सेम कलर का है। तो पहला कंडीशन तो क्लियर हो गया, सेम कलर है। दूसरा कंडीशन इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन क्या यहां इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट है? जरा देखते हैं। इससे मान लो एक साथ 5 वेव निकला 30 डिग्री फेज पे, इससे एक साथ 5 वेव निकला 40 डिग्री फेज पे। क्लियर है? तो यहां पर इनिशियल फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई का वैल्यू कितना हो गया? 10 डिग्री। फिर ये 5 वेव निकल के आगे बढ़ गया, फिर दूसरा वाला जो 5 वेव निकला वो तो किसी भी फेज पे निकल सकता है। तो जैसे शुरू में 5 वेव 30 डिग्री पे निकला, तो नेक्स्ट 5 वेव का जो सेट निकला वो मान लो 20 पे निकला, और इसमें फिर जो नेक्स्ट 5 वेव का सेट निकला वो मान लो 60 पे निकल गया। तो इस बार फेज डिफरेंस कितना है? 60 और 20 को घटाएंगे तो फेज डिफरेंस आ गया 40 का। फेज डिफरेंस चेंज हो गया। फिर 5 वेव का सेट निकलेगा वो मान लो 60 पे निकल गया, और ये निकल गया 90 पे। तो इस बार फेज डिफरेंस कितना हो गया? 30। इसका मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जबकि क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, दो अलग अलग सोर्स होगा, तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही उसका कलर सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन उसका इनिशियल फेज डिफरेंस हमेशा चेंज होते रहेगा। कभी भी आप कांस्टेंट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अभी हम बताए थे सोर्स से जब लाइट वेव निकलता है तो वह रेंडमली उसका फेज चेंज होता है। तो शुरू में यहां 30 पे निकला और ये 40 पे, तो फेज डिफरेंस 10 है। फिर ये निकल गया 20 पे, ये 60 पे, 40 है, 60, 90, 30 है। तो ये जो लगातार सेट इससे निकलता है, तो इसके पहले सेट और इसके पहले सेट का फेज डिफरेंस 10 था। इसका जब दूसरा सेट निकला 5 वेव का, इसका जब दूसरा सेट निकला तो 40, 30। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेल्टा फाई कांस्टेंट नहीं होता है, जिसके वजह से ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होगा। इसका मतलब आपके घर में अगर आपके घर के रूम में किसी कमरे में अगर दो बल्ब लगा हुआ है और दोनों बल्ब सेम कलर का है, तो क्या वो कोहेरेंट सोर्स हुआ? नहीं हुआ। कोई भी दो बल्ब हो, आपके रूम में लगा हो, आपके घर में लगा हो, कहीं भी कोई भी दो बल्ब अगर आप देख रहे हैं तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा। टू इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है? अब बात करते हैं तब कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे कैसे, हाउ टू क्रिएट कोहेरेंट सोर्स। कलाबद्ध स्रोत का निर्माण कैसे करें। तो अभी अभी हमने देखा कि दो अलग अलग बल्ब या दो अलग अलग कैंडल है, कुछ भी है, मतलब लाइट का कोई भी दो अलग अलग सोर्स है, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। तो सवाल है कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम कोहेरेंट सोर्स का निर्माण कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था यंग। ये यंग जो है एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बताया कि कोहेरेंट सोर्स हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यह एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये एस क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इसके सामने एक मोटा पर्दा रख दिया गया। ये इतना मोटा है, ठीक है, कि इसके इधर लाइट नहीं आ सकता, नो लाइट। ठीक है? और फिर इसके बाद एक और पर्दा लगाया गया कुछ हटकर, स्क्रीन पर्दा। ठीक है? ये वाला जो मोटा पर्दा है, इसमें दो छेद किया गया।
यहां पर एक पतला छेद किया गया और यहां पर एक पतला छेद किया गया, ठीक है। ये जो छेद है इसको स्लिट कहते हैं, SLIT स्लिट। स्लिट को हिंदी में कहते हैं झिरी। झिरी का मतलब होता है स्मॉल होल। स्लिट का मतलब क्या होता है? स्मॉल होल, माने छोटे से छिद्र को हम झिरी कहते हैं या इंग्लिश में स्लिट कहते हैं। तो इस मोटे से पर्दे में 2 स्लिट बनाया गया, यानी 2 छोटा छोटा छिद्र बनाया गया। मान लीजिए किसी सुई के नोक से इस छिद्र का निर्माण किया गया होगा, बहुत पतला सुराख, ठीक है। मान लेते हैं पहला स्लिट का नाम है S1 और दूसरा स्लिट का नाम है S2, ठीक है। अब सोचिए ये जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से तो लाइट वेव जा रहा है, तो लाइट वेव जब यहां पर टकराएगा तो ये तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर तो लाइट आएगा नहीं, नो लाइट, कोई प्रकाश इधर नहीं होगा। यहां से जब टकराएगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन जब ये इस छिद्र से होकर निकलेगा लाइट वेव, तो फिर तो लाइट यहां पर निकल रहा है इधर इस तरफ, और यहां से भी लाइट वेव निकल रहा है। तो इधर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा होकर जब देखेगा तो उसको लगेगा कि ये जो दोनों स्लिट है यह 2 छोटे छोटे बल्ब की भांति इसको नजर आएगा, क्योंकि इसी दोनों छिद्र से होकर प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी तो यहां से यहां तक कोई लाइट नहीं होगा, ना ऊपर लाइट होगा ना नीचे लाइट होगा। लाइट जो इधर आ रहा है, इस एरिया में जो लाइट आ रहा है वो केवल इसी दोनों स्लिट से आ रहा है। तो यह दोनों स्लिट 2 सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो यंग ने बताया कि यह जो छिद्र है S1 और S2, यह दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करता है, यानी ये दोनों सोर्स क्या है? कोहेरेंट। लेकिन कैसे, इसको समझना है। और ये सामने पर्दा हो गया, स्क्रीन। तो ये आपका हो गया पर्दा यानी स्क्रीन। ये S1 और S2 ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि S1 और S2 दोनों इस सोर्स के सिमेट्रिकल है, यानी बराबर दूरी पर है। यानी जितना दूरी S से S1 का है उतना ही दूरी S से S2 का है। यह दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, यानी दोनों स्लिट के ठीक सिमेट्रिकल पोजीशन पर इस सोर्स S को होना चाहिए, ठीक है। तो यंग ने क्या दावा किया? यंग ने कहा कि ये जो S1 और S2 दोनों स्लिट है ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करता है, लेकिन इसको समझना है कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग, देखिए कैसे। यंग ने क्या बताया कि ये S1 और S2 ये दोनों स्लिट जो है ये 2 कोहेरेंट सोर्स की तरह कार्य करता है। अब इस बात को समझते हैं। मान लीजिए इस S सोर्स से एक साथ 5 लाइट वेव निकला, जिसमें पहला लाइट वेव गया किधर? S1 की ओर, दूसरा लाइट वेव किधर गया? S2 की ओर, बाकी लाइट वेव इधर उधर चला गया, ठीक है। कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। हालांकि 5 नहीं, अरबों खरबों लाइट वेव एक साथ निकलता है, लेकिन हम समझने के लिए यहां पर 5 लाइट वेव ले रहे हैं। तो मान लीजिए इस सोर्स S से एक साथ कितना लाइट वेव निकला? 5 लाइट वेव निकला, जिसमें 2 लाइट वेव किधर गया? पहला लाइट वेव गया S1 की ओर, दूसरा लाइट वेव गया S2 की ओर। ये जो वेव निकला, पांचों लाइट वेव, वो एक साथ निकला होगा, ठीक है। पहला लाइट वेव किधर जा रहा है? S1 की ओर, दूसरा किधर जा रहा है? S2 की ओर, और बाकी जो बच गया वो इधर उधर चला गया। तो जो लाइट वेव पांचों निकल रहा है वो सेम फेज पे निकलेगा, लेकिन कितना फेज पे निकलेगा ये तो हमको नहीं पता। तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री फेज पे निकला, तो ये पांचों कितने फेज पे निकला होगा? 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जब ये 30 डिग्री फेज पे निकला, मान लेते हैं कि यह जो वेव है यहां से यहां तक 3 साइकिल लगाकर पहुंचा। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल लगाकर यहां पहुंच गया। तो 1 साइकिल लगाने पर कितना फेज चेंज होता है? 2 पाई। 2 साइकिल लगाने पर 4 पाई, 3 साइकिल लगाने पर 6 पाई, ठीक है। तो ये कितने फेज पे निकला था? 30 डिग्री। लेकिन 3 चक्कर लगाने के बाद जब ये यहां पहुंचेगा
तब यहां पर फेज कितना हो जाएगा 30 डिग्री तो शुरू में था ही, प्लस 3 चक्कर लगाने के बाद इसका फेज हो जाएगा 30 प्लस 6 पाई। क्लियर है? फिर यहां पर देखिए ये दूसरा वाला जो वेव है यह भी 30 डिग्री पे निकला और यह भी कितना चक्कर लगाएगा 3 चक्कर, 1 2 3। सवाल है यह 3 चक्कर लगा के S1 तक पहुंचा, यह भी 3 चक्कर ही क्यों लगाएगा? क्योंकि यह दोनों डिस्टेंस बराबर है। अभी अभी हमने बताया कि ये S1 ये जितने डिस्टेंस पर होगा यह भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा, तो यह अगर 3 चक्कर लगाएगा तो यह भी कितना चक्कर लगाएगा 3 चक्कर। ठीक है, क्योंकि ये जो पांचों लाइट वेव है ये सेम कलर का है। ये अगर रेड कलर का लाइट वेव है तो ये क्या है रेड, ये भी रेड है। इस सोर्स S से जो 5 वेव निकला एक साथ ये सब सेम कलर का है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी यानी सेम वेवलेंथ है, तो लेमडा सेम है। तो अगर ये 3 लेमडा के बराबर दूरी तय करेगा 3 चक्कर लगाकर तो यह भी दूरी उतना ही है 3 लेमडा। तो इसका यहां पर पहुंचने के बाद इसका भी फेज कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 पाई। क्लियर है? अब यहां से वेव निकल के S1 एक सोर्स है और S2 भी क्या है सोर्स। यह दोनों प्रकाश के स्रोत की तरह काम करता है। यह जो स्लिट है यह लाइट सोर्स की तरह काम करता है। अब यहां से जब वेव निकल के स्क्रीन के किसी बिंदु P पर पहुंचेगा और यहां से जब वेव निकलेगा P पर पहुंचेगा तो देखिए ये रेड कलर का लाइट है, यह भी रेड है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम हो ही गया। और देखिए इसका इनिशियल फेज कितना है, S1 से जब वेव निकला तो इसका इनिशियल फेज है 30 प्लस 6 पाई और इसका इनिशियल फेज कितना है 30 प्लस 6 पाई। तो दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस क्या हो गया 0। अब मान लीजिए ये 5 लाइट वेव निकल गया, फिर इसके बाद फिर 5 लाइट वेव निकलेगा। वो 5 लाइट वेव 30 पे नहीं कुछ अलग फेज पे निकलेगा। मान लो इस बार 10 डिग्री फेज पे निकला तो ये पांचों 10 पे निकलेगा। जो एक का फेज होगा वही पांचों का फेज होगा। तो इस बार हमारा लाइट वेव जो निकल रहा है वो कितने फेज पे निकल रहा है 10। तो 10 पे निकल गया, ये 3 चक्कर लगाकर पहुंचेगा तो 10 प्लस 6 पाई, यह भी 3 चक्कर लगा के पहुंचेगा 10 प्लस 6 पाई। अब यहां से वेव फिर यहां से स्टार्ट होगा और ये P पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब फिर इसका इनिशियल फेज डिफरेंस कितना होगा 10 प्लस 6 पाई में 10 प्लस 6 पाई घटेगा 0 डिग्री। मान लो फिर 5 वेव निकला, वो इस बार निकल गया 60 पे, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो 60 प्लस 6 पाई 60 प्लस 6 पाई, तो यहां इनिशियल फेज डिफरेंस 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि S1 और S2 ये दोनों जो स्लिट है, इस स्लिट से जब वेव निकल रहा है तो सेम फेज पे निकल रहा है, यानी इसका इनिशियल फेज डिफरेंस हर बार 0 हो रहा है। कभी 60 प्लस 6 पाई, कभी 30 प्लस 6 पाई, कभी 10 प्लस 6 पाई, कभी 90 प्लस 6 पाई, और जो इसका फेज है वो इसका फेज है, यानी फेज डिफरेंस क्या हो गया कांस्टेंट। और साथ ही साथ दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि एक ही सोर्स से ये वेव निकल रहा है तो सेम कलर होगा यानी सेम फ्रीक्वेंसी। अब बताइए दो कंडीशन था, एक तो फ्रीक्वेंसी सेम रखना था और दूसरा इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट रखना था। तो यहां पर बताइए इसका फेज डिफरेंस बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। इससे जो वेव निकल रहा है और इससे जो वेव निकल रहा है उसका इनिशियल फेज डिफरेंस हर बार क्या है 0 है, क्योंकि ये हर बार सेम फेज पे निकल रहा है। ये अगर किसी टाइम 60 प्लस 6 पाई पे निकला तो ये भी 60 प्लस 6 पाई, ये अगर 10 प्लस 6 पाई पे निकला तो यह भी 10 प्लस 6 पाई। तो दोनों का इनिशियल फेज सेम होने के कारण इनिशियल फेज डिफरेंस हमेशा 0 है यानी कांस्टेंट है। तो यह दो कंडीशन था कोहेरेंट सोर्स होने के लिए, इसीलिए S1 और S2 क्या हो गया कोहेरेंट सोर्स। इसलिए याद रखिएगा कि दो अलग अलग बल्ब अगर होगा या दो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो वो कभी कोहेरेंट नहीं होगा। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया टू डिफरेंट, यानी दो अलग अलग सोर्स है या दो स्वतंत्र स्रोत है, कैन नॉट बी कोहेरेंट, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा। तो कोहेरेंट सोर्स को किसने बनाया था? यंग नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, उसके सामने एक मोटा सा पर्दा लगाया, उसमें बराबर बराबर दूरी पर दो छेद किया और फिर एक पर्दा कुछ दूरी पर लगाया। ये दोनों जो स्लिट है, ये दोनों जो छोटा छोटा छिद्र है, यही दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि इसका इनिशियल फेज डिफरेंस हमेशा 0 रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी बराबर रहेगा, इसलिए ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।